हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज के क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने ये देखा था कि किन किन कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है कंपाउंड के द्वारा, क्या क्या उसके कंडीशन थे। साइक्लोअल्केन में क्या कंडीशन था, डबल बॉन्ड में क्या कंडीशन था, क्यूमुलिन्स के केस में क्या क्या कंडीशन थे, वो सब हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे कि यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो होता है 2 के पावर n के बराबर, मतलब नंबर ऑफ जी आई ये किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर n के बराबर। जहां पर n क्या है, तो जब हम ओपन चेन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, स्पेशली डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। तो कितने इफेक्टिव डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड है और उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं रहा हो। वैसे डबल बॉन्ड जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उस इफेक्टिव डबल बॉन्ड की संख्या वही है फॉर्मूला में 2 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ इफेक्टिव सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप यहां पे देखें। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन नॉट बी मोर देन 2 टू द पावर n। ये हमेशा 2 के पावर n होंगे कि नहीं, इस पे डाउट है। ये और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 के पावर n के लगभग होते हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कभी भी 2 टू द पावर n से ज्यादा नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ जी आई can never be greater than 2 to the power n. However, it is possible that number of geometrical isomers may be less than 2 to the power n. 2 के पावर n से छोटा हो सकता है, 2 के पावर n के बराबर हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 2 के पावर n से ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अब हम ये देखेंगे किस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टू द पावर n के बराबर आएगा और किस कंडीशन में 2 टू द पावर n से कम आएगा। वही लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, इफ नंबरिंग इज नॉट अलाउड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ पेरेंट चेन, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्रिसिटी नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड के अराउंड, है ना। नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड नहीं होना चाहिए, पेरेंट चेन में नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड नहीं होना चाहिए। उस केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 टू द पावर n के बराबर। लेकिन यदि नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है, इफ नंबरिंग इज अलाउड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द पेरेंट चेन, then number of geometrical isomers will not be equal to 2 to the power n, rather it is less than 2 to the power n। इस केस में 2 के पावर n से कम संख्या में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एग्जांपल से इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं केस ऑफ n बराबर 1, जहां एक ही डबल बॉन्ड हो, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर n। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा तब, ऐसा नहीं है कि एक डबल बॉन्ड है तो 2 होंगे ही। ऐसा हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही ना हो, ये कंडीशन हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो 2 के पावर n के बराबर होता है ऑलवेज। n बराबर क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स, जहां पर n क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या, वैसे डबल बॉन्ड की संख्या जो कि इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। एग्जांपल पहला लिखा हुआ है, आप देखें। एक डबल बॉन्ड का केस है, क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि यहां पर दोनों टर्मिनल पर सेम ग्रुप नहीं है, इधर भी सेम ग्रुप नहीं है। एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक इथाइल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फॉर्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड की संख्या है और वो डबल बॉन्ड इफेक्टिवली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। आप इसका सिस और ट्रांस बना भी सकते हैं, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे है H, उधर क्या है एक C2H5 है,
और एक H है, तो ये हो गया हमारा C2H5 और ये हो गया H। आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द सेम साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। तो ये कैसा आइसोमर है? सिस है। इसका एक ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा, C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए ये है CH3H। आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में चले गए तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। तो दो ही आइसोमर इसके पॉसिबल थे, क्योंकि एक इफेक्टिव डबल बॉन्ड था, एक सिस बना दिया हमने, एक ट्रांस बना दिया। इसमें आपको देखना ही नहीं है कि नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है कि नहीं। यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड नहीं था, इधर से ही होता, क्योंकि 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग सिर्फ अलाउड किधर से था? इधर से। लेकिन फिर भी इसमें दो ही संख्या में आए और नंबरिंग यदि दोनों तरफ से भी अलाउड होगा तो इसमें कटौती नहीं होगी, इसमें 2 टू द पावर n के बराबर ही होगा। इन एनी केस if n equal to 1 the number of symmetrical isomer will be 2 to the power n, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए सिमेट्रिक है, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, फिर भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा इस केस में नंबर ऑफ Gi ये बराबर 2 ही होगा, 2 टू द पावर n बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2। इसका भी सिस और ट्रांस पॉसिबल है, उसी तरह से आप बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C CH3H, यहाँ पे क्या जाएगा? CH3 एंड H, ये इसका सिस आइसोमर है। ट्रांस क्या होगा? आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, CH3H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CH। ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। तो जब n बराबर 1 रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2, लेकिन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो, अगर हम ये पूछ दे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल दो अलग अलग ग्रुप नहीं रख रहा है, दो सेम एटम है, इधर भी दो सेम एटम है, तो बात ही नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। तो यहाँ नंबर ऑफ Gi क्या हो जाएगा? 0। तो एक डबल बॉन्ड जब भी रहे तो आप ध्यान रखें, यदि वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो उसकी संख्या 2 होगी। ठीक, अगला देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बताना है हाउ मेनी Gi आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग। इसको आप देखें, क्या ये डबल बॉन्ड इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है? ये इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इधर तो एक हाइड्रोजन है और एक ग्रुप ये है, ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जो कि सेम एटम है, और जब एक टर्मिनल पे दो सेम एटम आ जाए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे पॉसिबल नहीं होता है, तो ये तो इनइफेक्टिव है, जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और चूंकि ये एक डबल बॉन्ड कहीं केस है, दिखाने के लिए दो डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड ऐसा है जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो इसके अराउंड ही एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी, नंबर ऑफ Gi कितना होंगे इस मॉलिक्यूल में? 2। इस मॉलिक्यूल के देखें, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, इसके अराउंड ही सिस और ट्रांस होंगे, तो यहाँ पर 2 2 टू द पावर n। यहाँ पर देखिए, देखने के लिए 3 है, लेकिन ये इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसके अराउंड भी नहीं होगा, इसके अराउंड सिर्फ होगा, इसके और इसके अराउंड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दो दो है एक टर्मिनल पे जो कि सेम है, तो यहाँ पे भी एक ही इफेक्टिव है, तो n बराबर 1 ही काउंट करेंगे, और 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2, एक सिस और एक ट्रांस, बस इस तरह से हम टैकल करते हैं n इक्वल टू 1 वाले प्रॉब्लम को। अब देखते हैं केस ऑफ n इक्वल टू 2, जहां पर दो इफेक्टिव डबल बॉन्ड होंगे, तो वहां पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ Gi इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 2 बराबर 4। तो यहां पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 भी हो सकते हैं और एक कम 3 भी हो सकता है। 4 तब होगा जब नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड नहीं होगा, और एक घट जाएगा जब नंबरिंग को दोनों तरफ से हम अलाउ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग सिर्फ और सिर्फ इधर से अलाउ है, क्योंकि 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इज अलाउड फ्रॉम ओनली वन साइड, हेंस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल इक्वल टू 2 टू द पावर n, यानी कि 4। इस केस में नंबर ऑफ Gi कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ Gi बराबर 4। इसका नाम कैसे हम लोग लिखते हैं? तो देखिए,
इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, सिस और ट्रांस, इसके अराउंड भी क्या होगा, सिस और ट्रांस। तो अगर यहां पर कन्फिग्रेशन सिस है और यहां पे भी सिस है तो बोलेंगे सिस सिस। यदि यहां पे सिस यहां पे ट्रांस तो सिस ट्रांस, यदि यहां पे ट्रांस यहां पे सिस तो ट्रांस सिस, और यदि यहां पे ट्रांस और यहां पे ट्रांस तो ट्रांस ट्रांस। यानी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल है। एक ड्रॉ करके देखते हैं, सिस सिस बनाते हैं, सिस सिस, दोनों के अराउंड कैसा कन्फिग्रेशन होना चाहिए, सिस। तो आप देखिए सी इधर लिख देते हैं, मान लीजिए एच, यहां पे लिख देते हैं CH3, ठीक है। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड सी, यहां पर एक ग्रुप H है और एक ग्रुप ये बड़ा वाला है, तो H को H के तरफ ही लिखेंगे क्योंकि पहले के अराउंड क्या है, सिस, तो यहां पर H इधर लिखना पड़ेगा। चलिए अब उसके बाद क्या है, दूसरा कार्बन है C और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड C। यहां पर क्या है, अब देखिए H है, यहां पे भी क्या है H, तो यहां पे हमने लिख दिया H। अब देखिए अब इस कार्बन पे आ गए, तो यहां पर एक है H और एक है C2H5, तो आप H किधर रखेंगे, नीचे की ऊपर, नीचे ही, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी कन्फिग्रेशन CC है, तो यहां पे H कहां रखेंगे, यहां पे H और यहां पे रख देंगे C2H5। तो ये देखिए कैसा हो गया, यहां भी सिस क्योंकि दोनों सिमिलर एटम एक तरफ, यहां भी सिस क्योंकि दोनों सिमिलर एटम एक तरफ। अब मान लीजिए हमको बनाना है सिस ट्रांस, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेम ही रखेंगे सिस, C डबल बॉन्ड C H CH3, यहां पे कहां रखेंगे H, यहां पे C है, यहां पे H डबल बॉन्ड, इस पे तो सिस है लेकिन यहां पे हमको ट्रांस चाहिए, तो इस हाइड्रोजन को ऊपर भेज देंगे, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे C2H5। ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया, सिस ट्रांस। उसी तरह से हम बना सकते हैं ट्रांस सिस, कैसे बनाएंगे, इस CH3 को ऊपर भेज देंगे, H को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे ट्रांस, और इसका कन्फिग्रेशन सेम ऐसे ही रखेंगे, वो कहलाएगा ट्रांसिस। और ट्रांस ट्रांस कैसे बनाएंगे, तो इसका ये कन्फिग्रेशन रखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको उल्टेंगे और यहाँ पे भी ये कन्फिग्रेशन रखेंगे ट्रांस वाला, तो ट्रांस ट्रांस। तो 4 आइसोमर पॉसिबल हो गए, कौन कौन, सिस सिस, सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांसिस एंड ट्रांस ट्रांस, यही 4 आइसोमर इसके पॉसिबल है। उसी तरह से यहां पे देखते हैं, यहां पे नंबर ऑफ GI जो होता है, अगर n इक्वल टू 2 है और यदि नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउ है तो वो 2 टू दी पावर n के बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा, यहां पे नंबर ऑफ GI 3 के बराबर होगा। देखिए पहला बनाते हैं सिस सिस, सिस एंड सिस। यहां पे देखिए कैसे बनाएंगे, C, सपोज H को ऊपर लिख रहे हैं, H ऊपर गया, नीचे क्या आया CH3, फिर क्या है डबल बॉन्ड C, H कहाँ गया ऊपर, नीचे है C, यहाँ भी H क्या है नीचे, डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ गया सिस, यहाँ भी कन्फिग्रेशन क्या है सिस, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, और यहाँ भी सिस है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ। अब बनाते हैं सिस ट्रांस, यहाँ के कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, C डबल बॉन्ड C H CH3, ऊपर H ही रहेगा, यहाँ पे C H, लेकिन अब यहाँ पे हमको चाहिए ट्रांस, तो सिमिलर एटम को अपोजिट साइड में रखेंगे, अगर एक हाइड्रोजन इधर है तो इस हाइड्रोजन को अपोजिट साइड, ये बन गया हमारा ट्रांस। अब देखते हैं ट्रांस और सिस बना के, ट्रांस एंड सिस। पहले पे ट्रांस, तो पहले पे ही आप चेंज कर ले, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ले आए CH3, यहाँ पे ले आए H, ऊपर क्या रहेगा H, यहाँ पे क्या आ गया ट्रांस, और यहाँ पे CC चाहिए तो C H डबल बॉन्ड C H एंड CH3, ये हो गया ट्रांस एंड सिस। और अगर ट्रांस ट्रांस बनाना है तो दोनों जगह कन्फिग्रेशन उलटना पड़ेगा, ट्रांस ट्रांस। देखिए C डबल बॉन्ड C, ट्रांस वाला ये है तो यही लिख देते हैं, CH3 H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ भी ट्रांस चाहिए तो यहाँ भी H ऊपर और CH3 नीचे। 4 पॉसिबल हुए, सिस ट्रांस ट्रांस सिस, सिस सिस एंड ट्रांस ट्रांस। लेकिन जब दोनों तरफ से नंबरिंग अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों अलग नहीं है। आप जब गौर से देखेंगे इन दोनों को तो ये दोनों एक ही है, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस।
देखिए दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिस ट्रांस और ट्रांस सिस यहाँ पे क्या जाता है, बराबर। तो याद रखेंगे जब n बराबर 2 हो और नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड हो तो उस केस में जो सिस ट्रांस आइसोमर होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है ट्रांस सिस आइसोमर के, और इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 4 से घट के केवल 3 हो जाती है। एक सिस सिस, एक ट्रांस ट्रांस, और ये दोनों तो एक ही है, तो एक काउंट करेंगे, टोटल कितने हो गए, 3। इसलिए हमने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टू द पावर n के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। कम इसी केस में होगा जब एक दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होने लगे, सिमिलर मिलने लगे। अगला यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH 3 n इक्वल टू 3 का केस है, ये n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप पहले देखिए क्या नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है, नहीं। यहाँ पे नंबरिंग सिर्फ इधर से अलाउड हो सकता है, इधर से अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग सिर्फ इधर से अलाउड है। तो यदि नंबर ऑफ GI पूछे, नंबर ऑफ GI, तो आप सिंपली क्या बताएंगे, 2 टू द पावर n, जहां n बराबर क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव डबल बॉन्ड। ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है और ये भी इफेक्टिव है। तो 2 के पावर 3 बराबर 8। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही देखिए 8 पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी। सिस 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 ट्रांस सिस ट्रांस सिस, ऐसे करके चेंज कर करके 8 आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। तो टोटल 8 इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नंबरिंग इधर से भी अलाउड हो सकता है और इधर से भी अलाउड हो सकता है। क्यों, और यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो होना का कितना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 3 बराबर 8। लेकिन यहाँ पर 8 के बराबर ये नहीं होता है क्योंकि नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है और कुछ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो संख्या घटेगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ GI जो निकल के आता है वो केवल 6 निकल के आता है, ओनली 6। देखिए 8 होते तो कौन कौन होते, यहां भी सिस, यहां भी सिस, यहां भी सिस, सिस सिस सिस, यहां सिस, यहां सिस, यहां ट्रांस, सिस सिस ट्रांस। मान लीजिए ट्रांस बीच वाला में आ जाता, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हमने सजा लिया। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस सिस ट्रांस है ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है, सिस ट्रांस ट्रांस के, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। जब आप देखेंगे तो ये आइसोमर के इक्विवेलेंट होगा, और फिर ये जो ट्रांस ट्रांस सिस है ये इक्विवेलेंट हो जाता है इसके ट्रांस सिस सिस के। तो इस केस में क्या हो जाता है, 2 आइसोमर घट जाता है और नंबर ऑफ GI केवल 6 निकल के आता है। तो आप ये समझ पाए, 2 टू द पावर n होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। n इक्वल टू 1 का केस रहे तो वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड हो या एक तरफ से, डजंट मैटर। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 2 टू द पावर 1 मतलब 2 निकल के आएंगे, सिस और ट्रांस। यदि n इक्वल टू 2 का केस है और यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है, तब 3, और यदि दोनों तरफ से नंबरिंग अलाउड नहीं है तब 4 आइसोमर्स निकल के आएंगे, सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस एंड ट्रांस ट्रांस। यदि n इक्वल टू 3 का केस है जहां पे 3 इफेक्टिव डबल बॉन्ड है और नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है, तब आपको केवल 6 मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे। और यदि दोनों तरफ से अलाउड नहीं है तो फॉर्मूला के हिसाब से जितना बनता है 2 टू द पावर n में n बराबर 3 डालने पे 8 आता है, तो 8 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ GI बताने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड भी है और ग्रुप भी 2 डिफरेंट लगा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जब रिंग आता है तो रिंग में 8 मेंबर्ड रिंग से पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। 8 मेंबर्ड रिंग में यदि डबल बॉन्ड है, रिंग में डबल बॉन्ड का केस याद करें तो आपको डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस मिलेगा, लेकिन कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ CH2 यूनिट। ये आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। तो ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे है, तो क्या ये कर पाएगा, ये साइक्लो अल्केन का केस है। तो यहाँ पर एल्कीन में लगा हुआ है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन कोई है ही नहीं यहाँ पे कि पोजीशन आपस में बदल सके, बस यहाँ पे एक ही ग्रुप है CH3 और यहाँ पर एक ही ग्रुप है CH3। तो ये अपना स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। नंबर ऑफ GI यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 0। वही अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 2 केसेस हैं, एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड उसके अराउंड होगा, तो आप बताएंगे नहीं, इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं होगा क्योंकि रिंग के अंदर है और कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए थे। ठीक है, एक साइक्लो अल्केन वाला भी केस था कि साइक्लो अल्केन में 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप, 2 डिफरेंट
दो एटम और ग्रुप, डिफरेंट नहीं, दो एटम और ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। एटम और ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर, वो कहां होने चाहिए, दो डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है दो डिफरेंट पोजीशन पे। तो इसके अराउंड हो जाएगा सिस और ट्रांस। कैसे देखें, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, एक आप ऐसे बना सकते हैं HCH3, HCH3, ये इसका कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। उसी तरह से ट्रांस कैसे बना देंगे, HCH3, CH3 एंड H, ये इसका हो गया ट्रांस आइसोमर। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, इसके अराउंड तो नहीं होंगे, लेकिन इस साइक्लोअल्केन के कारण होगा, और नंबर ऑफ GI जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। नंबर ऑफ GI कितना निकल के आएगा, 2। तो यहां पर हमने देखा कैसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं, ये 2 टू द पावर n के बराबर होता है, उससे कम भी हो सकता है यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है। n बराबर 2 के केस में 3 पॉसिबल है, और n बराबर 3 के केस में 6 पॉसिबल है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चूंकि हम जानते हैं कि आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, अलग अलग कंपाउंड होते हैं, भले ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर बदले। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेस, तो लिंकेज भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन बदल रहा है, उसके कारण भी मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब डिफरेंट हो जाती है। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में देखते हैं। तो जनरली जो होता है वो ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है देन सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस, ड्यू टू लेस स्टेरिक रिपल्सन। सिस में सेम ग्रुप एक ही साइड रहते हैं, तो वहां चांसेस है स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होने के, लेकिन ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड में रहता है, इसलिए स्टेरिक रिपल्सन कम होता है और उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, जनरली, हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हमेशा रहेंगे। ट्रांस आइसोमर क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिस आइसोमर भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है 2 ब्यूटीन, इसका आप बनाए CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 H, ये इसका सिस है। इसका जब ट्रांस बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड C CH3 H, यहाँ पे क्या है H एंड CH3, ये इसका ट्रांस है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि दो बिगर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर एक ही साइड है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है, तो इस रिपल्सन के कारण ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अपने बीच का स्पेशियल डिस्टेंस बढ़ा लिया है, इसलिए ये स्टेरिक रिपल्सन कम ऑफर होता है इस मॉलिक्यूल में, और इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसमें क्या होता है, देखिए इसका इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड C H H Cl Cl। चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, और क्लोरीन हट सकता है यहाँ से। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेंस के बाद तो कुछ इस तरह से बनता है CH, देखिए डबल बॉन्ड Cl पे प्लस, यहां पर आ जाता है लोन पेयर, और ये Cl माइनस बाहर निकल गया, ये Cl माइनस कहां निकल गया, बाहर। सिस आइसोमर, अभी हम किस आइसोमर की बात कर रहे हैं, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर होने के कारण क्या होता है, ये कटायन और आनायन एक ही साइड पर जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, और ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, एक पार्ट इसका पोलर होता है, ये भी कहा जाता है कि डबल बॉन्ड का एक साइड पोलर हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक साइड रहने से कटायन और एनायन में अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है ट्रांस आइसोमर की तुलना में, इसलिए इस केस में सिस आइसोमर ही हमारा ज्यादा स्टेबल है, यही मोर स्टेबल है। अगर इसका ट्रांस बनाए वो इससे कम स्टेबल होगा। इस एग्जांपल में आप देखिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, सिस ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस। यहां पे जब आप देखेंगे तो ट्रांस में ही ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 C2H5, ये इसका कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड, CH3 वाला एक साइड है। जब इसका ट्रांस बनाएंगे CH
CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 ऊपर, नीचे क्या आ गया C2H5, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ही ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन है, सिस में तो क्या है CH3 CH3 के बीच में रिपल्सन है, लेकिन ट्रांस में CH3 और CH3 से भी बड़ा ग्रुप C2H5 के बीच में रिपल्सन है। तो यहाँ पर ट्रांस में ही स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए ये इसको लेस स्टेबल बना देता है, और यहाँ पे सिस फॉर्म ही क्या है मोर स्टेबल। तो जनरली जो स्टेबिलिटी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो कंट्रोल होती है स्टेरिक रिपल्सन से, जिसमें स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, और जनरली ट्रांस में स्टेरिक रिपल्सन कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांसफॉर्म का क्या होता है अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म का जनरली अधिक होता है। अब देखते हैं इंट्रा कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टिबल मतलब इंट्रा कन्वर्ट किया जा सकता है, सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में, लेकिन ये ऐसा ही नहीं होगा। सिस और ट्रांस आपस में आप चाहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे और क्या करते रहे आपस में इंट्रा कन्वर्टिबल होते रहे, तो ये बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है देखिए डबल बॉन्ड, ये इसका सिस फॉर्म है, आपको किस में जाना है ट्रांसफॉर्म में, तो मतलब इसको रोटेट करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होना चाहिए रोटेशन, तब ये H ऊपर जा पाएगा और CH3 नीचे आ पाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये आपको पता है, तो आप इजीली इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब किसी भी तरह से आप पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब जाके इसको रोटेट करेंगे, तब सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर पाएंगे। वही लिखा हुआ है, दिस इंट्रा कन्वर्जन इज पॉसिबल ओनली इफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज क्लिप्ड। ये तभी और तभी पॉसिबल है जब आप इसके बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक बहुत तरीकों से किया जाता है, आप सिंपली हीट कर दे, हीट करेंगे तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा, और आप उसको इंट्रा कन्वर्ट कर पाएंगे। या फिर एसिड से रिएक्शन कराते, एसिड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के रूप में आप एसिड यूज कर ले, या कैटालिस्ट के रूप में आप बेस यूज कर ले, तो भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा और सिस ट्रांस को आपस में इंट्रा कन्वर्ट किया जा सकता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट कैन बी डन आइदर बाय हीटिंग और एसिड और बेस कैटालिस्ट। हम एक हीटिंग का एग्जांपल बताते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड C है, H CH3 H CH3, ये हमारा कौन सा आइसोमर है सिस आइसोमर। मान लीजिए हमको इसको कन्वर्ट करना है ट्रांस में, तो आप इसको हीट करें, हीट कर दिए, हीट करने से क्या होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जो कमजोर वाला है सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव जाए, बड़ी समस्या है यहाँ, क्योंकि होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड है, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, तो यहां पर जब पार्टनरशिप टूटेगा तो इक्वली टूटेगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लेगा, यानी फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। देखिए C H CH3 H CH3, एक फ्री रेडिकल यहां आया, एक फ्री रेडिकल यहां आया। मेन कंसर्न था हमारा डबल बॉन्ड तोड़ना, डबल बॉन्ड टूट गया, अब ये सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड आसानी से हम मॉलिक्यूल को रोटेट करा पाएंगे। तो यहाँ पर रोटेशन के बाद क्या बन जाएगा C H CH3 C CH3 ऊपर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा H, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। अब फिर क्या होगा, दो फ्री रेडिकल है, फिर बोलेगा अच्छा ठीक है कुछ देर के लिए हमारी नहीं बनी थी तो बॉन्ड हमने तोड़ लिया था, चलो फिर से बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर को हम क्या करेंगे कंडीशन को रिवर्स करेंगे, कूल डाउन करेंगे, फिर से ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा और बना देगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा H CH3 CH3 H। तो हमने देखा कि हमने सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हीटिंग के कारण, और हीटिंग के कारण फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और आपस में इंट्रा कन्वर्ट आसानी से हो जाता है। इसके और भी तरीके हैं, आप एसिड कैटालिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं या बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आप इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाएंगे। यहाँ पर हमारा खत्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगले क्लास में जब मिलेंगे तब हम आएंगे आपके साथ आइसोमेरिज्म के लास्ट टॉपिक, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के लास्ट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक आप GI को अच्छे से रिवाइज करें, फिर मिलते हैं, थैंक यू।